एक तरफ जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल बेकसूर फिलिस्तीनियों का खून बहा रहा था। इस बार इजराइल ने गजा में नहीं बल्कि दक्षिण लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमला किया और इस हमले में 13 बेकसूर लोग मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लीडरों को टारगेट किया था और उन पर हमला किया था, लेकिन जब शांति समझौता हो चुका है तो यह खून खराबा क्यों हो रहा है? क्या ट्रंप की मध्यस्थता को लांघकर इजराइल अब काम कर रहा है? क्या इस हमले से अमेरिका और सऊदी के बीच बातचीत पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं? 7 साल बाद वॉशिंगटन पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के सामने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का जिक्र क्यों किया? आज दुनिया दरबार में इसी पर बातचीत करते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब एक एक करके आपको देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप दुनिया भर की खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार देख रहे हैं। मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद अमेरिका पहुंचे थे, जिसके बाद ट्रंप ने सऊदी अरब को नॉन नाटो अलाय का दर्जा दिया है। खास बात यह है कि सिर्फ 20 देशों के पास अभी तक ये दर्जा है। लेकिन ये होता क्या है, इसकी डिटेलिंग भी आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका से उन देशों को फायदा होता है और इसे क्यों ऐसा कहा जाता है। तो नॉन नाटो अलाय एक सैन्य और रणनीतिक साझेदारी का दर्जा होता है जो अमेरिका उन देशों को देता है जो नाटो का हिस्सा नहीं होते, लेकिन फिर भी वो देश अमेरिका के करीबी सुरक्षा साझेदार माने जाते हैं। जिस देश को स्टेटस मिलता है उसे अमेरिका से डिफेंस कॉर्पोरेशन और टेक्नोलॉजी में कई फायदे होते हैं। एक फायदे नहीं बल्कि इसमें कई फायदे हैं। इसमें एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी जाती है, नाटो देशों की जो देश अमेरिका जिसको स्टेटस दे रहा है उसको मिलेगा। रिसर्च और डिफेंस प्रोजेक्ट में भी साझेदारी होती है। इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण और सहयोग भी अमेरिका उस देश को देता है और डिफेंस फंडिंग और फाइनेंसिंग भी यहाँ पर होती है, यानी अमेरिका उस देश को फाइनेंशियल मदद भी करता है कई मायनों में, खास तौर पर डिफेंस के मामले में। लेकिन इसमें नाटो जैसी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, ये खास बात है। अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु ऊर्जा को लेकर भी एक समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि अमेरिका अब सऊदी अरब को अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान जो 5 जनरेशन के हैं उनकी बिक्री करेगा। इस बिक्री को लेकर मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन को मंजूरी हुई है और इसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा सऊदी को लगभग 300 अमेरिकी टैंक की डिलीवरी को लेकर भी मंजूरी हो गई है। अब सऊदी को लगभग 300 मिलिट्री टैंक अमेरिका देने वाला है। तो ये खास बात है आज की इस डील को लेकर। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या इस मुलाकात से सऊदी की ताकत बढ़ने वाली है? क्या सऊदी इस्लामिक देशों के प्रमुख के तौर पर उभरकर गजा पट्टी में पुनर्निर्माण का काम शुरू करेगा? सऊदी अभी तक गजा में काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि वो यह कहता है कि जब तक गजा से हमास, खास तौर पर हमास अपने सारे हथियारों को सरेंडर नहीं कर देता, वो तब तक वहाँ पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं करेगा। यानी सऊदी हमास से अभी तक तो फालतू में पंगा नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब अमेरिका की ताकत उसको मिलेगी तो क्या वो वहाँ पर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमास भी हथियार डालने को तैयार नहीं है, ये दूसरा पहलू है। ऐसे में अगर सऊदी गजा में एंट्री करता है तो हमास उस पर हमला भी कर सकता है और जो ताकत अमेरिका से सऊदी अरब को मिल रही है उस ताकत से वह हमास का मुकाबला कर सकता है। तो ये जो आज डील हुई है, यानी मंगलवार से अब तक जो डील हुई है, उसका ये निष्कर्ष निकल रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों की आम जनता के बीच भी हमास को लेकर भारी नाराजगी है। इस प्रकार की लगातार कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है और वो लोग लगातार हमास को लेकर गुस्सा है। सऊदी अरब और यूएई के नागरिक हमास को एक चरमपंथी और अस्थिरता पैदा करने वाली ताकत मानते हैं, उस रूप में देखते हैं। गजा को फिर से बसाने के लिए इसी साल फरवरी में सऊदी अरब ने खाड़ी देशों की एक बैठक भी बुलाई थी, लेकिन अब तक गजा में किसी भी खाड़ी देश की एंट्री नहीं हो पाई है पुनर्निर्माण के तौर पर, यानी गजा को फिर से बसाने के लिए वहां पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी तरफ कतर इस पूरे समीकरण में खुद को मध्यस्थ और गजा के लोगों को पालने वाले देश के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, वो आगे आ रहा है। लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि कतर इस बीच में आए। उनका कहना है कि गजा में तत्काल राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने चाहिए, ये कतर का कहना है। इसके पीछे कतर की कोशिश हमास से पुराने रिश्ते बहाल करना और अमेरिका के बीच में संतुलन साधना भी है।
लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि कतर गजा में एंट्री करे। अब एक आखिरी सवाल है, इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच में क्या गजा के लोगों को राहत मिलेगी या नहीं, या फिर वो जिंदगी भर शरणार्थी के तौर पर ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दो बड़े देशों की जब डील हुई है तो इस डील का असर गजा पर भी पड़ सकता है। और इजराइल फिलहाल तो हमास के पीछे पड़ा है, वो लगातार हमास के लीडरों को उन पर अटैक कर रहा है, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में वहाँ जाने के लिए तैयार है, उन पर हमला कर रहा है। लेकिन गजा के लोगों को कितनी मदद मिलेगी इस डील से, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या मदद मिलेगी या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। और दुनिया दरबार का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।